चलो ठीक है, तो अपन पहले ये देख लेते हैं। आप लोग आए हो तो यहाँ पे बायोलॉजी के लिए है ना, आप लोगों के मन में पहले तो यही क्वेश्चंस होंगे कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना कैसे, है ना। तो मैं क्या है कि मैं सिलेबस कराता हूँ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वे में, है ना, मतलब पूरा का पूरा डिजाइंड होगा तुम्हारा सिलेबस, कब क्या होगा, किस दिन क्या होगा, कब टेस्ट होगा, कब ये वो फलाना ढिकना, सब उसमें पहले से ही फिक्स्ड होगा, है ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे साल भर, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि हम हर चैप्टर को कैसे किस तरह से कवर करेंगे। सबसे पहली बात तो आप लोगों के पास एनसीईआरटी होनी मस्ट है, ये होनी चाहिए, ठीक है। बुक अगर नहीं है तो दुकान से परचेस कर लो, या फिर कोई आप लोगों के भाई बहन जो 12th क्लास में पढ़ के गए हों उनके पास हों, उनसे अरेंज करो इसको, ठीक है। हम इसी को पढ़ने वाले हैं, कोई फालतू की बुक नहीं खरीदनी है आपको, मार्केट से नहीं खरीदना। अपन को पूरा का पूरा क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ये कवर करनी है, क्योंकि पेपर बनेगा तुम्हारा यहाँ से एनसीईआरटी से, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है आप लोगों का, आधे मार्क्स का भी। अगर इसको ढंग से कवर कर डाला तो ये समझ लो कि पूरा आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज दिए होते हैं सारे के सारे टॉपिक्स, उसमें टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ेंगे। एक टॉपिक हमने पढ़ा, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स उसको हो सकते हैं सब हम तुरंत के तुरंत करेंगे। जैसे एक टॉपिक खत्म होगा, हफ्ते भर में जितने टॉपिक खत्म होंगे एक हफ्ते में, मंडे को पढ़ा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। संडे को हमारी क्लास नहीं रहा करेगी, संडे को ऑफ ही रहेगी, ठीक है। तो हफ्ते भर में जितनी भी हमारी टॉपिक्स कवर्ड होंगे, हम सैटरडे वाले दिन थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, और जितने हमारे टॉपिक्स कवर्ड हुए हैं उनका सबका टेस्ट लेंगे। पहले टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद अगर समय बचेगा तो हम उसमें पढ़ेंगे, अगर नहीं समय बचेगा तो फिर वो टेस्ट में ही जाएगा, ठीक है। यानी कि तुम्हारा सैटरडे फिक्स है, किसके लिए, टेस्ट के लिए। 12th क्लास में हर सैटरडे तुम्हारा क्या होगा, टेस्ट होगा। पिछली साल मैंने ऐसा नहीं किया था, पिछली साल क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था तो मुझे नहीं पता था कि सिलेबस कराने में कितना टाइम लगेगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो हमने ऐसा नहीं किया था। लेकिन लास्ट ईयर सिलेबस खत्म हो गया 2 महीने पहले ही, और इतना डिटेल में, इतना स्लोली बहुत आराम से हमने पढ़ा, तब भी 2 महीने पहले सिलेबस खत्म हो गया। तो मुझे भरोसा है कि आराम से हम 6 दिन 5 दिन पढ़ेंगे, अगले सैटरडे को टेस्ट लेंगे, संडे की छुट्टी रहेगी, आराम से पढ़ेंगे, आराम से कवर करेंगे, और आराम से आप लोगों का वो सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर जैसे ही आप लोगों का चैप्टर ख़त्म होगा, किसी चैप्टर में 10 दिन भी लग सकते हैं, किसी में 15 दिन भी लगेंगे, किसी में 20 दिन भी लगेंगे। हमें लास्ट ईयर इस चैप्टर को ख़त्म करने में 20 दिन लगे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को 18 क्लासेस हैं उसकी, यूट्यूब पर पढ़ी हुई हैं, 18 क्लासेस ली थी मैंने उसकी। 19वें 20वें दिन उसका टेस्ट हुआ था। तो जैसे ही आप लोगों का पूरा चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद पूरा चैप्टर का क्या होगा, तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट होगा चैप्टर का, कम से कम 30-35 नंबर का, ठीक है। उसमें वो सारे क्वेश्चन होंगे टेस्ट में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और भी क्वेश्चंस उसमें होंगे जो पॉसिबल तुम्हारे आगे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने उन टेस्ट, कोई कहता है कि सर इम्पोर्टेंट बता दो, मैं कह रहा हूँ कि उन टेस्टों को कर लो आप लोग ढंग से, जिनको पास होने का डर है तो टेस्ट भी ढंग से कर लिए ना, मैं कह रहा हूँ पक्का फंसेगा उनमें से। कम से कम 70 नंबर का पेपर है तो उन टेस्टों में से कम से कम 55-60 नंबर का फंसेगा पेपर आराम से, टेस्टों में से, वो जो क्वेश्चन होंगे उनमें से। उसके बाद इस तरह से आप लोगों के टेस्ट, चैप्टर खत्म होंगे, टॉपिक्स खत्म होने के बाद टेस्ट, चैप्टर खत्म होने के बाद फिर टेस्ट, फिर लास्ट में अपनी चलेगी टेस्ट सीरीज, जब पूरी की पूरी बायो खत्म हो जाएगी तुम्हारी, फिर लेंगे अपन फुल लेंथ टेस्ट, कम से कम 2 महीने। जैसे एक टेस्ट हो गया आज, ठीक है, अगले 7 दिन बाद फिर से एक पेपर, अगले 7 दिन बाद फिर से एक पेपर, अगले 7 दिन बाद फिर से एक पेपर। वो सारे टेस्ट होंगे तुम्हारे संडे बाय संडे, क्योंकि वो पेपर होगा तुम्हारा 3 घंटे का। 3 घंटे का पेपर होगा तो अपन किसी क्लास में डिस्टर्ब करके नहीं ले सकते 2-3 घंटे, तो आराम से अपन उनको संडे बाय संडे टेस्ट लेंगे, ठीक है। और इस तरह से बढ़िया से आप लोगों का सिलेबस ख़त्म कराया जाएगा। आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस के साथ भेजा जाएगा एग्जाम में कि आपको बायो का डर खत्म कर दूँगा। बाकी सब्जेक्टों की मैं कह नहीं सकता, बाकी सब्जेक्ट क्योंकि आप लोग मेरे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी टीचर्स के यहाँ पढ़ेंगे, वो उनका वो जाना है, लेकिन बायो का डर आपके दिमाग से मैं ख़त्म कर दूँगा बिल्कुल। और ऐसे टिप्स पर हटा के भेजूँगा तो मैं बायो को बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो
आप लोग यहाँ पर आए हो तो बस भरोसा रखना थोड़ा सा मुझ पर और ख़ुद पर, ठीक है। तो चलो अपन पढ़ लेते हैं। आप लोग डेमो लेने के लिए आए हो तो डेमो आप लोगों को देते हैं, है ना। NCERT ना भी करी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के पास मोबाइल वोबाइल है, PDF वहाँ से निकाल ली और पढ़ लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैप्टर का नाम है आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जैसे बाकी के टीचर्स करते हैं, जो सिंपल चैप्टर्स हैं वो पहले करा दिए और जो टफ चैप्टर हैं उनको बाद के लिए रख लिया, है ना। ये जो बच्चे मेरे यहाँ से छोड़ के गए थे वो बता रहे थे सर उन टीचर के जहाँ हम पढ़ने गए थे वहाँ उनको पहले चैप्टर, शुरुआत के चैप्टर तो बड़े अच्छे से रटे हुए हैं, 5-6 चैप्टर, लेकिन बाद के चैप्टरों में मामला गड़बड़ है बाद के चैप्टरों में मामला गड़बड़ है बिल्कुल। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, बाद के चैप्टरों में मामला गड़बड़ है। तो ऐसा करते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये आप लोगों का चैप्टर का नाम रहेगा। तो सबसे पहले तो अपन को इसका मीन्स समझना है कि इसका मीन्स क्या है ना। इसमें 2 वर्ड है, देखो एक तो वर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको शायद आप लोग जानते होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जानते हैं कि नहीं जानते। 10th क्लास की बायो के चैप्टर में चैप्टर तुम्हारा शायद 7 था, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला कोई चैप्टर था तुम्हारा 10th क्लास में, था कि नहीं पढ़ा था। उसमें अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एक अपन पढ़ते हैं लैंगिक जनन, एक अपन पढ़ते हैं अलैंगिक जनन। सुनी लग रही है टर्म से कि सुना लग रहा है, कुछ याद आ रहा है माइंड में, नहीं आ रहा, पढ़ा था ना। तो कोई एक आध एग्जाम्पल बताएंगे मेरे को आप लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि अलैंगिक जनन का, किस में होता था अलैंगिक जनन, क्या होता था अलैंगिक जनन में। मेरे को ये बताओ, पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी, नहीं ना। अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट्स ही क्या करता है, बच्चों को जन्म देता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 इंडिविजुअल्स की ज़रूरत रहती है, मेल और फीमेल की, तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे, यानी कि अलैंगिक जनन को देखेंगे, जैसे कि हमने गन्ना लिया, गन्ने को काटा और लगा दिया, क्या आप लोगों ने जैसा गन्ना लगाया, जैसा गन्ना आप लोगों ने काटा था वो बड़ा होकर के गन्ना वैसा ही दिख रहा था कि उससे अलग दिख रहा था, कुछ सेम टू सेम दिख रहा था, अलग दिखता है कि सेम टू सेम दिखता है, सेम टू सेम दिखता है। अगर आप लोग गुलाब को काट करके लगा दोगे कहीं, उसका वेजिटेटिव पार्ट काट के, कायक पार्ट काट के, तो गुलाब का जो पौधा दिखेगा वो गुलाब के जैसा ही दिखेगा कि अलग दिखेगा, अलग दिखेगा, है ना। अच्छा नहीं दिखेगा, है। गुलाब के पौधे से गुलाब काट के एक उसका और निकाल के लगा देना, फिर वो पौधा जब बड़ा हो जाए तो उसके पिताजी को देखना, है ना, और उसको बच्चे को देखना वो दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे लगेंगे, दोनों को पहचान नहीं पाओगे कौन बाप का कौन बेटा है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लो, हम लोग किसके रिजल्ट हैं, हमारे मम्मी पापा के। क्या हम मम्मी पापा के जैसे हैं, नहीं ना, है क्या मम्मी पापा के जैसे, नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं, क्या आते हैं, वेरिएशंस, यानी कि विभिन्नताएं। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं आती हैं, क्यों, क्योंकि वो 2 लोगों का प्रोडक्ट है ना। अब इसकी भी क्वालिटी जाएंगी, उसकी भी क्वालिटी जाएंगी, तो बच्चे में क्वालिटी दोनों की हो जाएंगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा उनसे, समझ रहे हो। वो डिफरेंट, उसमें विभिन्नताएं क्यों आ रही हैं, क्योंकि 2 लोगों की क्वालिटीज़ उसके अंदर क्या हो रही हैं, जा रही हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही है जिससे बच्चे का जन्म हो रहा है। देखो हाइड्रा है, उसका एक टुकड़ा कट हो गया, गिर गया जमीन पर, वैसा ही फिर से हो जाएगा वो, है ना। तो वो वैसे का, क्योंकि वो पेरेंट उनमें 2 है ही नहीं, सिंगल पेरेंट है। सिंगल पेरेंट से बच्चा जो जन्म होगा, बच्चे का जन्म होगा, वो कैसा होगा, वैसे का वैसा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो लैंगिक जनन है, इसका मतलब है कि वेरिएशंस आने वाले हैं। इसका मतलब किससे है, वेरिएशंस से, यानी कि विभिन्नताओं से, ठीक है, कि विभिन्नताएं यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट है ना, पुष्पीय पादप, इनका मतलब क्या है, पुष्पीय पादप का मतलब क्या है। अब आप लोगों ने 11th क्लास का चैप्टर अगर पढ़ा हो, कौन सा, जिसमें एक तो हो गया तुम्हारा एल्गे होता है ना, मतलब इनके टाइप बता रहा हूँ मैं पेड़ पौधों के, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट,
और कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं तुम्हारे पेड़ पौधों की कैटेगरीज है। 5 प्रकार की कैटेगरीज में हम पेड़ों को क्या करते हैं, डिवाइड करके रखते हैं। कौन से 5 कैटेगरी है, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। तो ये जो फ्लावर्स हैं, ये जो पुष्पीय पादप हैं, इनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। हिंदी में भी इनको यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन होते हैं, जिनमें फ्लावर आते हैं। ये कौन से पौधे हैं जिनमें क्या आते हैं, तुम्हारे फ्लावर आते हैं। तो आप लोगों से अगर कोई पूछे कि फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, क्या कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को, कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो, तो किस में आते हैं वो, एंजियोस्पर्म में। किस में, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं उनमें पुष्प आते हैं। तो इस ये जो चैप्टर है वो कौन सी कैटेगरी का है, एंजियोस्पर्म का है। किसका है, एंजियोस्पर्म का। ठीक है, अगर फ्लावर आ रहा है तो इसमें क्या आएंगे, तुम्हारे फ्रूट्स भी आएंगे। क्या आएंगे, है ना, ये तो जायज़ सी बात है, सीड्स भी होंगे इसमें, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर का मतलब। अब अपन इसमें टॉपिक्स में एंटर करेंगे धीरे धीरे और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को केवल इतना याद रखना है कि ये जो चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये किसका चैप्टर है, किसका चैप्टर है, एंजियोस्पर्म का। ठीक है, आवृत्त बीजी कह सकते हैं अपन इसको हिंदी में। ध्यान रखना, बायोलॉजी में जो टर्म्स आती हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में आती हैं पेपर में। किस में, इंग्लिश में। मैंने लेकिन इसको मैं लिख देता हूँ, आवृत्त बीजी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आवृत्त बीजी। इंग्लिश में ज़्यादा टर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, किताब उठा के देखोगे तो यही देखने को मिलेंगे तुम्हें, है ना, इंग्लिश टर्म्स। क्योंकि वो इंग्लिश टर्म को कैसे लिख के दे देते हैं, हिंदी में लिख के दे देते हैं ऐसे, एंजियोस्पर्म। ये इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में आएगा तो क्या लिख के आएगा, एंजियोस्पर्म। हो सकता है तुम्हें आवृत्त बीजी देखने को मिले ही ना। ठीक है, मेरे को ये बताओ, ये जो आप लोग नर्सरी गए, नर्सरी में से पौधा उठा करके लेके आए गुलाब का, क्या उसमें गुलाब तुरंत आना शुरू हो जाते हैं, नहीं ना। उसमें आप लोग उसको अपने उसमें लगाओगे बगीचे में, है ना, फिर उसको पानी दोगे, धीरे धीरे बड़ा होगा, है ना। बड़ा होने के बाद उसमें अब वो अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है। किसके लिए, पुष्प आने के लिए, है ना। अब वो तैयार करता है तो उस समय उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक और बहुत सारे हार्मोनल यानी कि हार्मोन्स के लेवल पर उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं पुष्प में, पेड़ में। तब जाकर के वो क्या करता है, पुष्प मतलब निकालने के लिए तैयार हो पाता है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि ये जो पेड़ है, पेड़ अपने आप को किस तरह से तैयार करता है। ठीक है, आप लोग उसको गार्डन से लेकर के आए, वहाँ से नर्सरी से लेकर के आए, तो किस तरह से वो अपने आप को तैयार करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर अपन एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, एड्स। ये वो वाला एड्स नहीं है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, जो सेक्सुअल इंटीमेशन के द्वारा होता है, ये बीमारी होती है, एड्स आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। तो वो वाला एड्स नहीं है ये। ठीक है, एड्स का मतलब है यहाँ पर टूल्स। क्या है, टूल्स। ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ भी नोट नहीं करना है, आप लोग आए हो डेमो के लिए, डेमो लो, है ना, बढ़िया बैठ के सुनो। अपन चैप्टर शुरू करेंगे आराम से, तब नोट करना। ठीक है, तो एड्स का मतलब क्या हो गया, टूल्स, है ना। टूल्स का मतलब क्या हो गया, उपकरण। क्या हो गया, उपकरण। तो एक पौधे के पास वो कौन से उपकरण हैं जिनके द्वारा वो अपने आप को किसके लिए तैयार करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करता है, यानी कि वो अपने आप को लैंगिक जनन के लिए क्या करता है, तैयार करता है। हिंदी और इंग्लिश में समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है ना, हिंदी में समझ में आ रहा है ना। हाँ, अगर दिक्कत हो तो बता देना कि नहीं सर हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो मैं फिर और कोशिश करूँगा। वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या लगा है, एड्स एंड एडेप्टेशंस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एड्स का मतलब टूल्स हो गया, टूल्स का मतलब क्या हो गया, उपकरण हो गया। एक पेड़ के पास, एक पौधे के पास वो कौन से उपकरण होते हैं जिनके द्वारा वो अपने आप को क्या करता है, लैंगिक जनन के लिए तैयार करता है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से सोचो, अगर फ्लावर का साइज बहुत छोटा हो
बहुत छोटा, सोचना ध्यान से, अगर बहुत छोटा हो तो क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए कैपेबल होगा? मतलब रिप्रोडक्शन कराता कौन है? तो कराते हैं फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अपन कहते हैं एंड्रोसियम यानी कि पुमंग, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं गायनोसियम यानी कि स्त्री केसर, है ना, उसको अपन कहते हैं जायांग। स्त्री केसर तो उसकी इकाई होगी, है ना, पुमंग और जायांग। ये तुम्हारे क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पुमंग, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या? जायांग। ठीक है, यानी कि जो नर जनन तंत्र होता है उसको अपन पुमंग कहते हैं, और जो स्त्री जनन तंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। अपन पढ़ेंगे डिटेल में, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। जैसे मान लो आप लोगों का क्या है? फ्लावर है ना, फ्लावर में ये होता है तुम्हारा नर जनन तंत्र, है ना, नर जनन तंत्र, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? एंड्रोसियम। क्या बोल रहे हैं इसको? एंड्रोसियम। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और ये है तुम्हारा कौन सा? स्त्री जनन तंत्र, जिसको अपन जायांग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये जायांग है, और ये तुम्हारा क्या है? पुमंग है ना, पुमंग, यानी कि ये गायनोसियम हो गया तुम्हारा, गायनोसियम हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? एंड्रोसियम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बनते हैं तुम्हारे क्या? यहाँ पर बनते हैं तुम्हारे पोलन ग्रेन्स, है ना, पोलन ग्रेन्स, परागकण। क्या बनते हैं? परागकण। वो परागकण या तो हवा के द्वारा, या पानी के द्वारा, या कोई कीट के द्वारा, है ना, कोई इंसेक्ट के द्वारा। जैसे मान लो इंसेक्ट यहाँ पर आके बैठा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, इंसेक्ट यहाँ पर आके बैठेगा, उसके पैरों से पोलन ग्रैंड क्या हो जाएंगे? चिपकेंगे कि नहीं? चिपक जाएंगे। अब वो बैठ के जाकर के कहाँ पर? इस पर, जायांग पर, है ना, स्त्री केसर पर। जैसे वो यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ पर पोलन ग्रैंड एक छूट जाएगा। जैसे ही छूट जाएगा वो यहाँ से नीचे जाएगा, इसमें जाएगा, और यहाँ पर जाकर के मिलेगा इसको अंडाणु। क्या मिलेगा? अंडाणु। और यहाँ पर जाकर के इन दोनों का हो जाएगा फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। क्या हो जाएगा? निषेचन। और इस तरह से क्या हो जाएगा? तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से सोचो, अगर ये फ्लावर बहुत छोटा हो तो क्या ये इंसेक्ट को दिखेगा? फ्लावर, इंसेक्ट उड़ रहा है ऊपर, इंसेक्ट ऊपर उड़ रहा है, फ्लावर बहुत छोटा है, क्या इंसेक्ट को दिखेगा फ्लावर ऊपर से? नहीं दिखेगा। तो बैठेगा कौन उस पर? कोई नहीं। और बैठेगा नहीं कोई तो पोलन ग्रैंड को लेके कौन जाएगा यहाँ पे? कोई नहीं लेके जाएगा। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब फ्लावर साइज मैटर करता है। किसके लिए मैटर करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए, यानी कि लैंगिक जनन कराने के लिए। क्योंकि जब तुम्हें बड़ा सा गुच्छा दिखेगा, है ना, फ्लावर ही फ्लावर तुम्हें बहुत सारे दिखेंगे, रंग बिरंगे फ्लावर्स दिखेंगे तुम्हें बहुत सारे, तो जब दिखेंगे तो अपने आप ही कीट उसकी तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। जब कीट अट्रैक्ट होंगे तो फिर वो आराम से पॉलिनेशन क्या करेंगे? करा लेंगे। ठीक है, तो जैसे पॉलिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा, है ना। तो एक तो फ्लावर साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लार्ज। एक फ्लावर कैसा होना चाहिए? कलरफुल होना चाहिए। अगर कलरफुल फ्लावर नहीं है तो इसकी तरफ कोई अट्रैक्ट होगा? फ्लावर सुंदर नहीं है तो उसकी तरफ कोई अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, है ना। इंसानों की तरह, हम इंसानों में भी तो शादीबाजी जब होती है तो क्या देखते हैं लोग? सुंदर ही देखते हैं सबसे पहले, कौन कितना सुंदर है ना। ऐसे तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं सुंदरता की तरफ। तो फ्लावर भी कैसा होना चाहिए? कलरफुल होना चाहिए। किसको अट्रैक्ट करने के लिए? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना, पक्षियों को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, और क्या एड्स हो सकते हैं, और क्या टूल्स हो सकते हैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए? और एक आधा आप लोग बताओ क्या हो सकते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, हम लोग जैसे कि आप लोगों ने ऐड देखे होंगे उसमें टीवीओं में, एक ऐड आ रहा है किसका? उसका परफ्यूम का। परफ्यूम जैसे उसने लगाया और सामने से लड़कियां दौड़ती हुई चली आ रही हैं, उससे चिपक गई जाके। ऐसा दिखाया जाता ना कि नहीं दिखाया जाता? दिखाया जाता है इस तरह का। अंधेरा हो गया बिल्कुल, दिख रहा है इसमें, दिख रहा है,
हाँ, तो जैसे उसने सेंट लगाया, लड़कियां दौड़ती हुई जा रही हैं और कह रही हैं वाह क्या खुशबू है ना। मतलब इस तरह से कोई ऐड को दिखाया जाता है उसमें। अब सोचो वो खुशबू की तरफ, मतलब क्या 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 दिखाना चाह रहे हैं कि इस चीज़ से, सेंट से क्या होती हैं, लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, है ना। तो अगर सोचो फ्लावर्स के पास भी सेंट हो, है ना, तो क्या कीट अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? जाहिर सी बात है होंगे। अच्छी सुगंध आएगी तो अच्छी सुगंध की ओर हर कोई अट्रैक्ट होता है, कीट भी अट्रैक्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये इसके पास टूल्स हैं। किसके लिए टूल्स हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए। और अगर ये टूल्स ना हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी तरफ कोई अट्रैक्ट होगा ही नहीं, फ्लावर की तरफ। ठीक है, समझ गए? चलो, तो अब अपन आगे बढ़ेंगे। इतनी बातें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं जितनी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी मैंने जो एनसीईआरटी में पढ़ा था वो नहीं आया, अपन वहाँ नहीं पहुँचे अभी। देखो उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने? असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं, और उनके भरपूर रंग आदि, ये सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। लिखा है, क्या लिखा है? देखो, भरपूर रंग, है ना, और उसकी महक और कलरफुल चीज़ें और सेंट की, ये सारे के सारी बातें हैं जो उसको लैंगिक प्रजनन में क्या करती हैं? सहायता करती हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में ये क्या करती हैं? तुम्हें हेल्प करती हैं। ठीक है, अब वो किताबी लैंग्वेज है, हमने सब उसको क्या समझा है? अपनी लैंग्वेज में समझा है ना। अच्छा चलो इसको छोड़ो, मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों से बताना है ना। ये बताओ मेरे को, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? फ्लावर्स? पक्का? ये सनफ्लावर है ना, ये सही बात है। ये तो फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं ना। और कोई बायोलॉजिस्ट आप लोगों को मारेगा, तमाचा मारेगा खींच के, अगर आप लोगों ने इसको फ्लावर्स बोला तो, है ना। अगर आप इसको फ्लावर्स बोल रहे हो तो मैथ वाले बच्चे क्या बोलेंगे? और आर्ट्स वाले क्या बोलेंगे? वो पुष्प बोलेंगे हैं, और तुम लोग फ्लावर बोलोगे। तो ये फ्लावर नहीं है ना। बायोलॉजिस्ट, अगर बायोलॉजी वाले भी इसको फ्लावर बोल रहे हैं तो मैथ वालों में और आर्ट्स वालों में और सब्जेक्ट लेने वालों में कोई अंतर नहीं है बायो वालों से। तुम भी उन्हीं के जैसे हो गए हो, है ना। बायोलॉजी की नज़र में ये फ्लावर नहीं है। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, बायोलॉजिस्ट की नज़र में ये क्या है, अभी देखो बताता हूँ एनसीईआरटी क्या। चलो उससे पहले अपन को थोड़ी सी चीज़ देखनी है कि फ्लावर बनता कैसे है ना। ये देख लें पहले अपन, हाउ फ्लावर फॉर्म्ड। अब आप लोगों को यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी 11th क्लास के चैप्टर 4 की। 4 था कि 5 था? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इन दोनों चैप्टर्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है ना। तो मेरे को ये बताओ, एक जो पेड़ होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है उसका रूट सिस्टम और एक होता है उसका शूट सिस्टम। एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम से तुम्हारे रूट बनती हैं और शूट सिस्टम से तुम्हारे क्या बनती हैं? सारे के सारे तुम्हारे फ्लावर्स बनेंगे, स्टेम बनेगा, है ना, और वो जो ब्रांचेस होती हैं वो सब बनेंगी, है ना, फ्रूट्स बनेंगे। वो सब के सब तुम्हारे किसका पार्ट होते हैं? शूट सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है, इसको बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा और वो इंग्लिश में ही रहने देनी है आप लोगों को। सर इसकी हिंदी नहीं बताई आपने, वो काम की नहीं है हिंदी उसकी, है ना। पेपर में भी यही लिख के आएगा, तो काय के लिए अपन उसको फालतू की हिंदी करें उसकी, है ना। और हिंदी हो जाए पेपर में, पता चलेगा सर आपने तो इसका मतलब ये बताया था और ये तो इंग्लिश में लिख के आ गई टर्म। हिंदी वाले पेपर में टर्म्स किस में लिख के आ जाती हैं? इंग्लिश में। हिंदी का मीन्स ये जो एंड्रोसियम लिखा है ना, उसमें भी एंड्रोसियम लिख के आ जाता है। हमने बता दिया पूमंग, उसमें पूमंग आया ही नहीं। तो आपने एंड्रोसियम सुना नहीं, आपको आंसर उसका आता है लेकिन तुम वर्ड से कंफ्यूज कर गए, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है
बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा टर्म्स हिंदी मीडियम वालों को परेशान करती हैं, क्योंकि इंग्लिश में आ जाती हैं वहाँ पे टर्म्स। तो साथ में पढ़ेंगे मिलके हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम की भी टर्म्स मैं आप लोगों को नोट कराऊंगा थोड़ी बहुत, है ना, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी, तो आप लोगों को उसको थोड़ा नोट करते हुए चलना है ना। अब यहाँ से अपना चैप्टर सही शुरू होगा। यहाँ से सबसे पहले आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ फ्लावर। क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज़ फ्लावर। इस टॉपिक से हाउ फ्लावर फॉर्म्ड, इससे पूछा जाएगा व्हाट इज़ फ्लावर, यानी कि पुष्प क्या है। तो आप लोगों को यही सारी चीज़ बतानी है कि पुष्प है क्या, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पेड़ में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आप लोगों का रूट सिस्टम, एक होता है आप लोगों का शूट सिस्टम। तो फ्लावर जो पार्ट होता है वो किसका पार्ट होता है? शूट सिस्टम का क्या होता है? पार्ट होता है, ठीक है। आप लोगों को उसमें दिखाई देगा टिश्यू होते हैं, है ना। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जिनमें से एक टिश्यू होता है, अब ऊपर वाला है तो शूट, नीचे वाला है तो रूट। ऊपर वाला शूट, नीचे वाला रूट। तो फ्लावर तो ऊपर ही लगते हैं कि नीचे लगते हैं? ऊपर लगते हैं। तो ऊपर लगते हैं तो फ्लावर जो है वो किससे बनना होगा? शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनना होगा। किससे? शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। पहले शूट मेरिस्टेम होगा, शूट मेरिस्टेम बदलेगा तुम्हारा फ्लोरल मेरिस्टेम में, फ्लोरल मेरिस्टेम से तुम्हारा बड बनेगा फ्लावर का। आप लोगों ने देखा होगा पुष्प के आने से पहले उसकी कली होती है, इसको अपन बड कहते हैं ना, तो उसमें बदलेगा। फिर वो कली जो है वो किस में बदलेगी? पुष्प में बदलेगी। और इस पूरे प्रोसेस में कुछ हॉर्मोन्स में भी चेंज हो रहा होता है, ठीक है। ये कोई नहीं पूछने वाला आप लोगों को एग्जाम, अगर आप नीट की तैयारी नहीं करने वाले हैं तो नीट में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फ्लावर बन के तैयार हो जाता है। अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टाइम नहीं है, है ना, 7-8 बज गए। चलो कल पढ़ते हैं अपन इसको, है ना।